हे एवरीवन, दिस इज पीयूष फ्रॉम बी मार्केट किंग। आज जो हम लोग आपको वीडियो प्रेजेंट करने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। तो ये वीडियो किसके लिए बेनिफिट है? जो इन्वेस्टिंग करते हैं उन्हीं के लिए भी बेनिफिट है, जो ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो जनरली कैसा होता है कि जो भी हम लोग जॉब पे जाते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, मोस्ट ऑफ जो कॉलेज वाले पब्लिक है आजकल इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे ईरा में नहीं होने के और अभी ये सब चीज़ें हो रहा है क्योंकि उस चीज़ का उतना एनलाइटमेंट हो चुका है। सो वो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि उतना हमें टाइम नहीं मिलता। अगर हम लोग जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब पे जाते हो कैसा कि हमें सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है, संडे की छुट्टी मिलती है, तो वो टाइम पे हम लोग उतना इन डेप्थ में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाते। या तो फिर हम लोग वो जो भी लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उन लोग या तो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड और वी कैन से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सो हम लोग ने यही सोच के ये जो वीडियो बनाया है कि इसके अंदर आप लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इनको यहाँ पे इन डेप्थ में उस कंपनी का इंफॉर्मेशन क्या रहता है वो मिल जाएगा, उस कंपनी का हिस्ट्री क्या रहता है, फ्यूचर प्लान्स क्या रहते हैं, इस कंपनी पे कुछ चीजें अफेक्ट करती है क्या, फिर वो चीज आपको मिल जाएगी। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे रीड करते हैं, वो जो बैलेंस शीट है, पीएनएल स्टेटमेंट है और वी कैन से कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो कैसे रीड करता है वो भी आपको यहाँ पे एक इन डेप्थ में समझ में आ जाएगा कि कैसे रीड किया जाता है। फिर उसके बाद में इस कंपनी पे कोई कुछ मार्केटिंग है क्या, तो ये सब यहाँ पे हमारे शीट के अंदर मेंशन है। फिर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो सिर्फ मेरा क्या हो गया फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, उसके साथ में हम लोग ये वीडियो के अंदर टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपका एक व्यू क्रिएट करने में। ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है हम लोग कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बन रहा है। ठीक है, सो से भी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है वीडियो। ठीक है, ओके चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों ने स्टॉक चूज किया है उस स्टॉक का नाम है टाइटन। ठीक है, यस टाइटन, बहुत जने सुना रहेगा। ये जो कंपनी है ये वॉच मेकिंग कंपनी है, बट ये सच में वॉच मेकिंग कंपनी है क्या? चलो आगे देखते हैं। तो ये हमारे शीट पे आ जाइए, डॉक्यूमेंट के इस पे आ जाइए। ये जो कंपनी है ये 1984 में बनी थी। तो ये कंपनी किस में बनी थी? एज अ जॉइंट वेंचर के इसमें बनी थी। एक टाटा ग्रुप जो है उसमें, टाटा नाम सुना ही रहेगा, सर रतन टाटा, ठीक है, उसके उनके टाटा ग्रुप के जॉइंट वेंचर में एज वेल एज दी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके इसमें जॉइंट वेंचर में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी कभी 1984 में। फिर इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो की कैसा रहता है कि हम लोग समझते हैं कि इस कंपनी का पोर्टफोलियो मतलब क्या है, ये कंपनी किस किस बिजनेस में डील करती है। ज्वेलरी बिजनेस में डील करती है, वॉचेस बिजनेस में डील करती है, वेयर में, फ्रेगनेंस में, फैशन एक्सेसरीज विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द इंडियन मार्केट। फिर इसका ऑपरेशनल है वो कैसे वर्क करता है? टाइटन वॉचेस लिमिटेड हैज अ सिंस एक्सपांडेड इनटू वेरियस बिजनेस सेगमेंट, ये ऐसा। सो लेकिन एक्चुअली में बहुत जन को ऐसा लगता है कि जो टाइटन है उसका उनका वॉच मेकिंग का बिजनेस है, बट एक्चुअल में उनका जो बिजनेस है वो ज्वेलरी डिजाइनिंग का बिजनेस है। यस, तो रिसेंट डेवलपमेंट में हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि टाइटन कंपनी हैज कंटिन्यू टू इनोवेट एंड एक्सपांड इट्स ऑफरिंग। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन हमें ये चीज़ें क्या मिल रही है कि थोड़ा सा जो जानना है इन डेप्थ में कि इनका सीईओ कौन है, जनरल काउंसिल कंपनी सेक्रेटरी कौन है, तो ये शीट आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये शीट चाहिए रहेगी, और वी कैन शीट, सॉरी फॉर दैट, अगर ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपना नाम मेंशन कर दो या फिर पिंग कर दो कि डॉक्यूमेंट चाहिए। हम लोग आपको वो डॉक्यूमेंट का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे इसके अंदर इन डेप्थ में। तो इसमें कैसे कि अभी जस्ट रिसेंटली टाइटन का रिपोर्ट आया है, क्वार्टरली का भी और एनुअली का भी, नया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उसका जो है रिपोर्ट आ चुका है। तो वो सब डेटा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो जिनको भी चाहिए रहेगा तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हम आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो इनके जो भी कौन से सेगमेंट हम लोग जरा देखते हैं। वॉचेस का इनका सेगमेंट है, ज्वेलरी का है, आई वेयर का है। तो वॉचेस में इनके कौन से हम लोग बोल सकते हैं, फास्ट ट्रैक वॉचेस है, सोनाटा वॉचेस है और टाइटन वॉचेस है। ये जो तीन नाम है, ये तीन जो ब्रांड है, हम लोगों ने ये नाम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक, ठीक है, जो यंग जनरेशन रहती है उनको ये टारगेट करने के हिसाब से ये वाला ब्रांड बनाया गया है। जो टाइटन रहता है वो वी कैन से एल्डर्स जो रह सकते हैं और वी कैन से जो ऑफिस जाना प्रेफरेंस करते हैं, जो प्रोफेशनल बिजनेस में है, वो उन लोग ये वाला ब्रांड प्रेफर करते हैं। सोनाटा मोस्टली लेडीज, ठीक है, उन लोग प्रेफर करते हैं ये वाला ब्रांड। ठीक है, फिर जो ज्वेलरी है उसमें कौन सा है मेरा? तनिष्क है, फिर मिया करके है, फिर जोया करके है। सो उसके बाद में मेरा आईवेयर है, उसमें मेरा कौन सा आता है? टाइटन आई प्लस आता है, फास्ट ट्रैक आईवेयर आता है, डैश आता है। एक्सेसरीज में कौन सी मेरे ब्रांड आती है? फास्ट ट्रैक का अपैरल आता है, फास्ट ट्रैक का सनग्लासेस आते हैं, अदर भी और भी चीज़ें हैं उस सेगमेंट में, जैसे कि स्किन एक फ्रेग्रेंस और परफ्यूम ब्रांड है फॉर
यूनिसेक्स और वी कैन से मैन और फीमेल दोनों के लिए ये वाला ब्रांड माना जाता है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, आउटपुट इन द कंज्यूमर गुड मार्केट इन विच टाइटन इन्वॉल्व इज प्रोजेक्टेड टू अमाउंट $411.20 बिलियन इन 2024। समझो ये बात, एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.9% एक्सपेक्टेड, ठीक है, 2024 से 2028 तक, ठीक है। इन इंडिया इनका 8% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जो कंज्यूमर गुड्स मार्केट के हिसाब से स्टैटिस्टिक जो रिपोर्ट रहता है वो बोल रहा है कि इसका 8% ग्रोथ हो सकता है, जो क्या है अच्छी बात है। किसके लिए? टाइटन के लिए अच्छी बात है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि अगर टाइटन का मैं अगर नाम ले रहा हूँ तो बट ऑब्वियस है कि एक बुल का नाम इसमें जरूर जुड़ जाता है। मतलब कौन? कि सर रतन टाटा, सॉरी फॉर दैट, राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, कैसे भी टाइटन की बात कर रहा तो बार बार सर, क्योंकि वो उनको हम लोग एज अ छोटे भी और बड़े लोग भी जो भी है उन लोग सब उनको आइडियलाइज मानते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे, ठीक है, रिगार्डिंग फॉर द चैरिटी वर्क या अदर कोई भी फील्ड के रिगार्डिंग भी बहुत सारा, ठीक है। सो अभी मैं टाइटन का नाम ले रहा था, बट ऑब्वियसली कि उसमें एक नाम आने ही वाला है जिसका मतलब कि इनका राकेश झुनझुनवाला का, ठीक है। अभी तो वो नहीं है, बट यस उनका अभी भी मेन जो प्रोमिनेंट इंडियन इन्वेस्टर थे जो उनका होल्डिंग था टाइटन क्या था वो बहुत ज़्यादा था। करंटली अभी उनकी जो एजेंसी है और भी कैन से ठीक है, एजेंसी जो भी हम लोग बोल सकते हैं, तो वो उन लोगों ने वहाँ अभी भी उसके अंदर स्टेक होल्डिंग है। किसके अंदर? टाइटन के अंदर अभी भी उनके स्टेक होल्डिंग है, ठीक है। लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग इन द कंपनी किसका था? राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट का ये था उसके अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। So according to the report of the Economic Times, even after the big bull's death, ठीक है, अभी वो नहीं है, लेकिन yes, according to the report of the Economic Times, even after the big bull death, टीम झुनझुनवाला biggest holding remain his favorite. टाइटन शेयर्स का उन लोगों का अराउंड 39% इन 2023, 39% का उनका शेयर होल्डिंग है। किसके अंदर? टाइटन के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी टिकर स्टेप, राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट नेट वर्थ इज 38,687.90 करोड़ एज ऑफ 20 जुलाई 2023, ठीक है। फिर थोड़ा सा अभी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ग्लिम्स थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं हम लोग कि ईयर 2010 और 2012 के बीच में एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन हुआ टाइटन के इसमें 10 साल में। इवन ये पूरा उनका एक जर्नी हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। किसका? टाइटन का। अभी ये चीज़ें क्यों हेल्प करती है कि बट ऑब्वियस है कि अगर आपको जानना है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग, तो बट ऑब्वियस है कि आपके पास जो भी प्रीवियस डेटा है उस डेटा को आप लोग कैसे समझते हो, उस डेटा को आप कितना ऑप्टिमाइज करते हो, उस डेटा के हिसाब से आप लोग आपकी आगे की प्लानिंग बनती है और कैसे स्ट्रैटेजी बताइए कि कब एंट्री लेना चाहिए, कितना एंट्री लेना चाहिए। अभी एंट्री एग्जिट का जो भी चीज़ है आपको सीखना रहेगा, तो बट ऑब्वियसली हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी जैसे 2013 और 15 में उन्होंने क्या किया? फोकस ऑन द इनोवेशन किया। 16 और 18 में उन्होंने क्या किया? ब्रांड प्रेजेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया। 19 एंड 21 तक उन्होंने क्या किया? सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रेजिलियंस दिखाया अपना। फिर 2020 में मतलब जस्ट जो भी था हमारा जो लास्ट जो 2022, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया? नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी। तो ये सब उन लोगों का ये सब हिस्ट्री अभी हो चुका है करेंटली इन मार्केट के अंदर। तो उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि वो इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टाइटन FY 2022-2023 रिपोर्ट। अभी ये रिपोर्ट कहाँ से मिलता है? बट ऑब्वियसली कि NSE के साइड से ये रिपोर्ट आपको मिल जाता है, तो उस रिपोर्ट के अंदर ये सब चीज़ें प्रोवाइड रहती है। अभी हमारा काम क्या है कि हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो भी हमारे नॉर्मल पब्लिक रहती है कि उनको उतना टाइम फ्रेम नहीं रहता कि वो टाइम फ्रेम में उतना चीज़ें इन डेप्थ में लिटरेरी फॉर वी कैन से 400 पेज का जो PDF है वो रीड कर पाए। तो इसलिए हम उन्होंने क्या किया? वो चीज़ें पूरा एकदम शॉर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर वे में आपको एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ आप हमारा ये शीट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जिनको चाहिए रहेगा। सो फिर से मैं रिपीट बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी उनका नया फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है अकॉर्डिंग टू 2022-2023 FY फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट के हिसाब से कि इनोवेशन एंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, ग्लोबल एक्सपेंशन करना चाहते हैं वो, डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ब्रांड लॉयलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं अपने कस्टमर के बीच में, ठीक है। अभी हम लोग हमारे जो 6th पॉइंट है उस पर आते हैं, टाइटन एंड इट्स इफेक्ट फॉर टाटा एंड इट्स इफेक्ट फॉर टाइटन, ठीक है। अभी टाटा ये जो एक बड़ा
एंटिटी है, ठीक है। तो उनका कैसे इफेक्ट गिरता है टाइटन पे, हम लोग वो देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट FY 2022 एंड 2023, टाटा ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन सिंस इट्स इंसेप्शन एंड इट्स जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड द तमिलनाडु, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि कौन सा TIDCO मतलब क्या, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन इन 1984, ठीक है। सो टाटा ग्रुप सपोर्ट स्ट्रेंथ टाटा टाइटन्स फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। टाटा ग्रुप कैसा होता है कि वो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, टाइटन को प्रोवाइड करता है, जो एक अच्छी बात है। मतलब वो उन्हें बैकअप प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है कि कभी भी अगर टाइटन फॉल होता रहे, कुछ भी इश्यूज आते रहेंगे रिगार्डिंग फॉर द फाइनेंशियल टर्म्स, सो टाटा उन्हें हेल्प करता है। सो टाइटन बेनिफिट्स फ्रॉम टाटा वाइड मार्केट रीच। अभी कैसा है कि बट ऑब्वियस है कि टाइटन एक ब्रांड है, लेकिन उसके ऊपर जो प्राइम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेरेंट कंपनी, मतलब कौन सा, टाटा। सो टाटा का मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो जिससे कारण क्या हो जाता है कि टाइटन को हेल्प मिल जाता है अदर मार्केट रीच करने के लिए थ्रू टाटा से, ठीक है। सो टाटा क्रेडिबिलिटी बूस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन टाइटन, ऑपरेशनल कोलैबोरेशन विद टाटा improves Titan efficiency. Titan's growth aligned with the टाटास लॉन्ग टर्म प्लान्स। अभी ये चीज़ क्या, अभी 5th पॉइंट तो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, टाटा जो बड़ी एंटिटी है, टाटा के अंदर बहुत सारे सब्सिडियरीज भी है, जॉइंट वेंचर्स भी है, ठीक है। सो अगर टाटा जो कंपनी है वो अगर कुछ एक लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रही है, सो बट ऑब्वियस है कि वो किसके इस पे बेनिफिट करता है, टाइटन के ग्रोथ पे भी बेनिफिट करता है, जिसके कारण उसका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ सकता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि हमारा जो वीडियो है इसमें अंदर हम लोग कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर नहीं है। ये जो भी वीडियो है बस और बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कि जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बेनिफिट होने वाला है। सो प्लीज़ एंड तक देखिए इस वीडियो को। ट्राई कर रहे हैं जितना शॉर्ट रख सकते हैं उतना बेटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करके, ठीक है, 7 पॉइंट हमारा देख रहे हैं, जिसका हम कौन सा है, बैलेंस शीट। अभी मेरा बैलेंस शीट ना 2 टाइप का रहता है, एक तो स्टैंड अलोन और एक तो कंसोलिडेटेड। अभी स्टैंड अलोन मतलब क्या, जिसके एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ कि टाटा है, फिर टाइटन है। सो टाइटन का मेन ब्रांच, उसके कैसे हेड ऑफिस, फिर उसके इंडिया में ब्रांचेस कितने हैं, फिर उसके आउटसाइड द इंडिया कितने ब्रांचेस है। सो इन तीनों का और जितने भी उसके ब्रांचेस है और मेन ऑफिस का जितना भी उसका एक्सपेंसेस रहेगा, रेवेन्यू रहेगा, सेल्स रहेगा, जो भी, ठीक है। सो उसका पूरा डेटा किसके अंदर आता है, वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो कौन सा रहता है वो मेरा कंसोलिडेटेड। अभी कंसोलिडेटेड मतलब क्या, कि बट ऑब्वियसली कि टाइटन एक कंपनी है और टाइटन के सब्सिडरी रह सकता है या टाइटन के कोई जॉइंट वेंचर रह सकता है या जो भी उसके रिगार्डिंग, मतलब फिर उस कंसोलिडेटेड के अंदर मेरा स्टैंड अलोन का भी रिपोर्ट आता है, उसके साथ में मेरा कंसोलिडेटेड का भी रिपोर्ट आता है। तो वो चीज़ हमें देखने वाले हैं। जैसे कि भी मैंने बताया कि रिसेंटली मार्च 2024 आई थिंक 3 तारीख को या 2 तारीख को मार्च बोल रहा हूँ, मई के, एक सेकंड, ठीक है, या मई के 2 तारीख को रिपोर्ट आया किनका, टाइटन का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि लेटेस्ट केस में कि जो उसका एनुअली रिपोर्ट रहता है, ठीक है, मई में रिपोर्ट आया, बट वो रिपोर्ट कैसे आता है मेरा, एक तो मेरा एनुअल रिपोर्ट रहता है, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर का मेरा रिपोर्ट रहता है, उसके साथ में मेरा Q1, Q2, Q3, Q4 उसका एक रिपोर्ट रहता है। सो इन स्टैंडर्ड के इसमें हम लोगों ने जो भी वैल्यूज प्रोवाइड किए वो करोड़ के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड किए। तो मुझे इसमें से क्या समझ में आ रहा है, टर्म्स, कुछ टर्म्स रहता है, हम समझने का ट्राई करते हैं। मेरे डॉक्यूमेंट के शीट पे आ जाओ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्विटी कैपिटल मतलब क्या, उस कंपनी के प्रोमोटर्स का कितना स्टेक है, वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। सो 2019 से लेके अभी तक, अभी जो रिसेंट करंटली जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से उन लोग का जो भी स्टेक्स थे वो कम नहीं हुए, ठीक है। रिजर्व कितना है, मतलब पैसा कितना मतलब क्या बोलते हैं ना कि अगर मेरे को मेरा घर चलाना है तो मेरी सेविंग्स कितनी है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी सेविंग्स मुझे क्या दिख रही है, काइंड ऑफ रिजर्व जो बचा के रखा, ठीक है। इससे दिख रहा है कि वो रिजर्व बढ़ते जा रहा है, जो अच्छी बात है किसके लिए, टाइटन के शेयर के लिए और टाइटन के स्टॉक के लिए, वो जो अच्छी बात है। बोरोइंग्स मतलब क्या, ठीक है, हम लोग ये सब जो भी टर्म्स है थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करके हम चेक करते हैं, एक सेकंड में, ठीक है, ओके। तो पहला बैलेंस शीट रीड करने से पहला, मतलब स्टैंड अलोन के रिपोर्ट रीड करने से पहला, कंसोलिडेटेड के रिपोर्ट रीड करने से पहले कुछ टर्म्स है जो हम लोग समझ के लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम 1 लाइनर में लिखा है, तो आ जाओ डॉक्यूमेंट में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पहला कौन सा है मेरा, इक्विटी कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी कैपिटल मतलब क्या, कि जो भी उस कंपनी के प्रोमोटर्स रहते हैं, ठीक है, प्रोमोटर कैन बी 1, प्रोमोटर्स कैन बी मेनी, ठीक है। तो ओनर जो भी रहता है उनका स्टेक कितना है, तो अभी उस अगर ओनर स्टेक कर रहा है, ठीक है, वो ओनर अपना जो भी स्टेक है उस कंपनी अंदर अगर वो कम करते जा रहा है
ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर, तो वो अच्छी बात नहीं रहती है, ठीक है। फिर से मेरा कौन सा है कि रिजर्व मतलब क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा घर चलाने के लिए हम लोग कुछ पैसे साइड में रखते हैं, सेविंग्स करते हैं, तो काइंड ऑफ वो भी मेरा क्या है कि इसमें कंसिडर किया जाता है रिजर्व मतलब क्या, कुछ ऐसे फंड्स रहते हैं कि हम लोग वो साइड में रखते हैं कि फॉर द अदर यूजर्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो उस वाले पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ये अच्छी बात है, ठीक है। बोरोइंग्स मतलब क्या, ठीक है, ऑब्टेनिंग फंड्स विद ऑब्लिगेशन टू रिपे, ठीक है, मतलब वही कि हम लोग क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें अगर बढ़ रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बोरोइंग्स में भी दो टाइप्स रहते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब क्या कि अगर वो बोरोइंग को 1 साल के ऊपर तक होल्ड करके ये करके रख रहे हैं, मोर देन वो जो बोरोइंग है 1 साल के ऊपर तक है, तो किस में आ जाती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाती है। अगर वो चीज वही बोरोइंग अगर 1 साल के अंदर के इसमें कंसिडर की जाती है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाती है, ठीक है। एक बात ध्यान से समझ लो, अगर शीट का जो भी आपका स्टैंडर्ड का डेटा देख रहे हो, रिपोर्ट देख रहे हो या कंसोलिडेटेड आप रिपोर्ट देख रहे हो, तो उसमें आपको एक पता चलेगा कि अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ते ही जा रहा है तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, वो भी बढ़ते जा रहा है बट वो शॉर्ट टर्म है, बट वो भी अच्छी बात नहीं। तो सबसे मेन डेंजरस कौन सा रहता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर हर एनुअली फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अगर वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, जैसे किसके साथ हो रहा है, जो वीआई है, मतलब वोडाफोन आइडिया का जो अभी जस्ट मर्जर हुआ है उनका, तो उनका कैसा हो रहा है, उनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड हम कौन सा देख रहा है, लीज लायबिलिटी, मतलब कौन सा, ऑब्लिगेशन फॉर लीज एसेट्स, ठीक है, लीज हम समझ सकते हैं, वो ये रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अदर बोरोइंग्स मतलब क्या, अल्टरनेटिव फंड एक्विजिशन मेथड, अदर लायबिलिटीज, अच्छा, अदर बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, ठीक है। दो चीजें रहती है मार्केट के अंदर, एक तो एसेट्स रहता है और एक तो लायबिलिटी रहती है, ठीक है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं सिंपल सा समझा देता हूँ। एसेट्स मतलब क्या, एसेट्स मतलब द थिंग्स विच वी ओन, लायबिलिटीज मतलब क्या, द थिंग्स विच वी ओ। अभी स्पेलिंग में फर्क है, ओन मतलब हम लोग का वो चीज है, एसेट्स मतलब, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या कि वो चीज हमारा नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं एज अ पर्सन मैं दो चीजें बाय करता हूँ, एक तो मैं एसी बाय करता हूँ और एक तो मैं कार बाय करता हूँ, ठीक है। अगर मैं एसी बाय और कार बाय करने के लिए मैं दोनों में भी पैसा खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा जो एसी है वो लगाने के बाद में उसका मेंटेनेंस, वैकेंसी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो कंटिन्यूसली मुझे वो खर्चे करवाते रह रहा है, ठीक है। सो फिर वो क्या होगा, मेरा लायबिलिटी हो गया, ठीक है, मैं लायबल हूँ उस चीज के लिए। फिर सेकंड थिंग इज दैट कि अगर मैं कार ले रहा हूँ बट अगर वो कार मैं किसी अदर एक टूर्स एंड ट्रेवल्स पे लगा रहा हूँ, किसी एजेंसी में लगा रहा हूँ, तो उससे क्या हो जा रहा है कि कार अपना जो भी डेप्थ है, ठीक है, वो खुद रिपे करते जा रहा है, तो वो किस में आ सकता है, मेरा एसेट में आ सकता है, ठीक है। इतना डेप्थ में जाएगा। हम लोग को क्या है, देखो हम लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं, अगर हम लोग वो जो टर्म्स है, ठीक है, उस चीज को नहीं पता रहेगा, तो इस चीज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हमें सिर्फ वो चीजें देखना है, हमको कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं डालना, हमें सिर्फ देखना है कि वो चीजें बढ़ रही है तो अच्छी बात है क्या, अगर घट रही है तो बुरी बात है क्या, बस हमें उतना ही देखना है। और उसके सिर्फ डेफिनेशन हमको सिर्फ याद रखना है। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करके दिया, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, पार्शियली ओनरशिप इन दी सब्सिडरी। फिर ट्रेड पेएबल्स मतलब क्या, मनी ओन टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, मनी रिसीव बिफोर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अदर लाइबिलिटी आइटम्स मतलब miscellaneous financial obligations beyond standard debts, total liabilities in the sum of all financial obligations, fixed assets मतलब क्या है, tangible assets with long term use, CWIP मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ध्यान से दोस्तों, CWIP मतलब क्या, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की एक कंपनी एंटिटी है, वो आगे जाके ना एक नया ब्रांच ओपन करे या नया ऑफिस ओपन करे, तो उसने क्या किया, वो जो पैसा है वहां पे इन्वेस्ट करके रखा है। सो उससे क्या हो रहा है कि जब ये वो कंपनी बन जाएगी, नई वाली ब्रांच बन जाएगी, उसका ऑफिस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, बट जब ये बन जाएगा तो बट ऑब्वियसली कि उस कंपनी को उस वाले नए ब्रांच से भी पैसे आना चालू हो जाएंगे। सो वो चीज किसमें कंसिडर की जाती है, वो CWI मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कॉस्ट ऑफ ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वही बोला। इन्वेस्टमेंट, फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर रिटर्न, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स, ये सब क्या है, ठीक है, करंट एंड नॉन करंट एसेट, ठीक है। ध्यान से समझते हैं हम लोग की नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मतलब क्या है, तो उसमें और दो चीजें आती है मेरी, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है।
नॉन करंट मतलब क्या कि किसी भी चीज को मैं 1 साल के ऊपर अगर होल्ड करके रख रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं किसी भी चीज को अगर मैं 1 साल के ऊपर होल्ड करके रख रहा हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा नॉन करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। किसी भी चीज को मैं 1 साल के अंदर होल्ड करके रख रहा हूं, ठीक है, मतलब यूज कर रहा हूं तो वो मेरा करंट एसेट्स में आएगा। तो सेम गोस फॉर दी नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये सब टर्म्स रहते हैं वो हमें देखना पड़ता है कि इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर हमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद में मेरा जो अभी करंट जो आ चुका है रिजल्ट हम लोग देखते हैं। और जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो ना तो ट्राई करना एटलीस्ट 4 साल पहले की जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स है वो उसको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके देखो, और एटलीस्ट 6 या 7 साल पहले के जो भी रिपोर्ट्स आए हैं वो जो भी टर्म्स मैंने बताए उसके साथ तुम लोग एक बार कंपैरिजन करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल में वो जो कंपनी रहती है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोला ना कि अगर कोई कंपनी एक ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सन है, तो उस कंपनी का जो भी ब्रेन रहता है वो फंडामेंटल एनालिसिस रहता है, और उस कंपनी की जो बॉडी रहती है वो टेक्निकल एनालिसिस रहता है। बहुत जन क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो वो जो भी फंडामेंटल्स में होता है उसके बाद वो सब चीज कहां पे दिखती जाती है, हमारे जो भी कैंडलस्टिक चार्ट हम जो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो सब चीजें उसमें वो रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज्यादा करके फोकस जो कर रहा हूं आज वो फंडामेंटल एनालिसिस पे कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टाइटन ने, अगर मैं स्टैंडअलोन का देख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूज इन क्रोर्स, ठीक है, मैं स्टैंडअलोन का देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि उसका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना वो बहुत पहला मतलब 2019 से लेकर 2023 तक उसका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो पूरा जीरो था। बट अभी उसने क्या किया, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिया, कुछ तो प्लान रहेगा, अभी हमको देखना पड़ेगा वो सब चीजें कि क्या प्लान बना रहे हैं, आगे कुछ हो सकता है क्या, बोरोइंग्स लिए मतलब क्या कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना है क्या, मार्केटिंग में पैसा डालने वाले क्या, वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब क्या, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी उसका बढ़ते जा रहा है जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। फिर अदर जो भी चीजें रहती है, जैसे मैं बोला कि CWIP, तो इसमें क्या किया उसने, इंक्रीज हुआ था कहां पे, मार्च 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था 127 CR का हम कंसीडर कर रहे हैं वैल्यू उसका। फिर अभी उस चीज को उसने कम कर दिया है, ठीक है, मतलब वो जो भी उसका अंडर कंस्ट्रक्शन था वो चीजें क्या कर रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। लाइबिलिटीज तो क्या है हमारा, ये सब चीज हमें बताया जैसे आपको डेफिनेशन। सेम गोस फॉर दी मेरा अभी क्या चल रहा है, टोटल एसिड्स उसका कैसा हो रहा है, 32,862 का टोटल एसेट्स हो रहा है। जो उसका एसेट्स है, एसेट्स मतलब कि जो थिंग्स कंपनी ओन, जो अच्छी बात है, तो उसका क्या हो रहा है, वो ग्रो होते जा रहा है, जो अच्छी बात है कंपनी के लिए, ठीक है। कंसोलिडेटेड मतलब क्या, ये मतलब कंपनी जो स्टैंडअलोन का भी रिपोर्ट आएगा उसके अंदर, और उसके अंदर अदर उसकी जो ये है सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर्स है, उसका भी यहाँ पे डिटेल्स रहेगा, या उसका भी यहाँ पे पूरा डेटा रहेगा। सेम गोस फॉर वही चीजें सेम रहेगी। फिर हम सिर्फ देखना है कि वो जो नंबर है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, फिर कौन से डायमेंशन के जो नंबर है वो कम हो रहे हैं तो फर्क गिरता है मार्केट के अंदर, तो वो चीज भी हम लोग ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, जैसे ये टर्म से हम लोग पढ़ लिए। फिर उसके बाद मेरा कौन सा है, मैं अभी देख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब क्या, P&L स्टेटमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो P&L स्टेटमेंट देखते वक्त उसमें भी दो चीजें रहती है, मेरा एक स्टैंडअलोन रहता है और एक मेरा कंसोलिडेटेड रहता है। फिर उसमें जो भी मेरे टर्म्स है, कौन से टर्म्स में देखना चाहिए, तो उसमें यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। सेल्स मतलब क्या, ये जो कंपनी जितना भी सेल्स करती है उसका वो जो भी चीजें बेच के उसको सेल्स में आ जाता है। एक्सपेंसेस मतलब क्या, कॉस्ट occurred in running the business operation, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, मतलब वो सेल्स का, ठीक है, ध्यान से समझो, वो सेल्स करवाने के लिए कितना पैसा खर्च किया, मतलब कितना एक्सपेंसेस खर्च किया, फिर वो जो भी माइनस होकर आएगा उसको जो भी प्रॉफिट आएगा वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इसमें कंसीडर किया जाता है। फिर OPM परसेंट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू दैट ट्रांसलेट इनटू प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम्स मतलब क्या, एडिशनल इनकम सोर्सेज आउटसाइड रेगुलर बिजनेसेस ऑपरेशन, एक्सेप्शनल आइटम्स, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, भी ध्यान से, ठीक है। मैं ना दो चीजें बाय कर रहा हूँ, एक तो गोल्ड बाय कर रहा हूँ और एक तो मैं ना लैपटॉप बाय कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। सो जब भी मैं दोनों में पैसे खर्च कर रहा हूँ, पर जब भी मैं गोल्ड बाय कर रहा हूं ना, तो बट वैसे कि ईयर ऑन ईयर उसकी प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, जिससे मुझे क्या मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है उस वाले प्रोडक्ट को। फिर ये डेप्रिसिएशन मतलब क्या, ठीक है। फिर मतलब मैं अगर लैपटॉप बाय करूं तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो लैपटॉप है उसकी प्राइस बढ़ती ही रहेगी हर साल, बिल्कुल भी नहीं, वो डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब क्या कि उसकी प्राइस जो है उसकी वैल्यू रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो किसमें आता है, मेरा डेप्रिसिएशन, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब क्या,
कि मेरा जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बिफोर टैक्स कितना था और आफ्टर टैक्स में वो कितना था। देखो बहुत सारे जन क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अरे इसके सेल्स बहुत ज्यादा, इससे मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, बट उसको वो एक सेल लाने के लिए, ठीक है, एक सेल्स लाने के लिए उस कंपनी को कितना मार्केटिंग या अदर एक्सपेंसिव या लॉजिस्टिक या जो भी चीज में पैसा बर्न करना पड़ा। फिर अगर वो चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव में है तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। ईपीएस मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, हर साल या जैसे हर महीने उस वाले जो भी हम लोग शेयर है उस शेयर की पहली प्राइस ग्रो हो रही है। जैसे कि आज एग्जांपल में बोल रहा हूं, आज मैंने उसको 60 रुपीज पे बाय किया, कल जाके उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज हो गई, मतलब कितना हो गया, 40 रुपए का गेन हो गया। तो मतलब अच्छी बात है। तो ईपीएस भी कैसा रहना चाहिए मेरा, अर्निंग पर शेयर, वो ग्रोइंग के इसमें रहना चाहिए। फिर जो मेरी कंपनी है वो डिविडेंड प्रोवाइड करती है कि नहीं, मतलब जैसे कि जो भी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी शेयर होल्डर्स एज द डिविडेंड, ठीक है। तो वो जो भी कंपनी रहती है जैसे कि वेदांता है, ठीक है, वेदांता जो बहुत ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जैसे कंपनी को जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से कंपनी अपने जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको वो क्या करती है, काइंड ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ये देना, जिसमें हमको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, सेम लाइक दैट डिविडेंड मतलब क्या कि मेरे को एक्स्ट्रा वाला मनी मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, शेयर होल्डर को परसेंटेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। कैश फ्लो का भी हम लोग समझने का देखते हैं। जैसे कि मैं बोला कि पीएनएल स्टेटमेंट में मैंने बोला ना कि जैसे मेरा सेल्स इंक्रीज हो रहा है क्या, ठीक है। करंटली अभी मैं कौन सा देख रहा हूँ, स्टैंडर्ड अलोन का प्रॉफिट एंड लॉस का सेल्स देख रहा हूँ, ठीक है। उसमें कैसा है मेरा ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहा है क्या, जो अच्छी बात है। तो 2019 से लेकर 2024 जो अभी लेटेस्ट आया है मार्च का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें उनके सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। एक्सपेंसेस बढ़े क्या, यस एक्सपेंसेस भी बढ़े, जो अच्छी बात नहीं है। अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं बट ऑब्वियसली मैं बोला कि सेल्स कराओगे तो वो एक्सपेंसेस ज्यादा रखने पड़ते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा, वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है क्या, यस कंपेयर टू अगर मैं लास्ट ईयर से करूँ 2023 से कंपेयर करूँ 2024 को, तो मुझे दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। अगर फिर उस चीज को 2021 से अगर कंपेयर करूँ तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। डिविडेंड प्रोवाइड किया, 28% डिविडेंड प्रोवाइड किया है करंटली अभी जस्ट रिसेंटली, ठीक है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिखा रहा है, 4600 करोड़ दिखा रहा है, फिर जो अच्छी बात है। तो जो इंक्रीज हो रहा है क्या, वो भी अच्छी बात है, मुझे देखने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सेम गोस फॉर दी मेरा वही किसमें कंसोलिडेटेड में भी मेरा रहने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी देख ली। अभी मेरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, यस, सो कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा पीएनएल स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन हो सकता है, बट कैश फ्लो में मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स द रीज़न कैश फ्लो देखना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे इसका कुछ जो टर्म्स है जो हमें देखने चाहिए, जो समझते हैं जिनके मतलब क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और नेट फ्लो कैश, ठीक है, नेट कैश फ्लो, ठीक है। फिर उसके बारे में उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए मुझे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द प्रॉफिट जनरेटिंग फ्रॉम द कोर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस बिफोर कंसिडरिंग द टैक्सेस एंड अदर ऑपरेशनल आइटम्स। मतलब क्या कि ये जो मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो वो किसके पहला का है, ये मेरा टैक्सेस लगने से पहला या अदर नॉन ऑपरेशनल आइटम्स से जो पहला है, ये किस में कंसिडर किया जाता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में कंसिडर जाता है। फिर मतलब रिसीवेबल्स, मतलब मनी ओन टू द कंपनी बाय कस्टमर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज, मतलब मुझे कितने जन पैसे देने वाले हैं, तो वो चीज़ किस में आती है, रिसीवेबल्स में आते हैं। इन्वेंट्री, द वैल्यू ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द कंपनी फॉर द रीसेल, ठीक है। फिर पेएबल्स मतलब क्या, अमाउंट्स ओन बाय द कंपनी टू सप्लायर्स एंड द वेंडर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज और सर्विसेज रिसीव्ड बट नॉट येट पेड फॉर, ठीक है। लोन एडवांसेज, ऑपरेटिंग बोरोइंग्स, अदर WC आइटम्स, मतलब क्या, अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स फॉर नॉट स्पेसिफिक लिस्टेड आइटम। इतने सारे ये टर्म्स है इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, ये गूगल डॉक्स के अंदर आपको हर चीज़ प्रेजेंट है। अगर आपको इस चीज़ का एक्सेस चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आप मेरी टीम आपको वो वाला एक्सेस प्रोवाइड कर देगी, सो दैट अगर आप किसी भी और का स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हो तो ये टर्म्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आपको एक मेथड मिल जाएगा कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने जस्ट एक टाइटन एक एग्जाम्पल जैसा चूज किया है यहाँ पे, सो दैट आप लोग अदर इस वाले मेथड को यूज करके आप अदर स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मेरे मैटर करती है। फिर मेरा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स रहते हैं वो भी मुझे चेक करना रहता है। क्वार्टरली मतलब क्या कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म होता है, वो मार्च में खत्म होता है। फिर उसके बाद मेरा कौन सा अप्रैल, मई,
जून, ये मेरा क्या हो गया FY का, मतलब वी कैन से जो भी अभी जैसे रिसेंटली भी क्या चल रहा है मेरा FY 2024 टू 2025 Q1, ठीक है। अभी करंटली क्या चल रहा है, अभी Q1 चल रहा है। फिर उसके हिसाब से उसका एक Q1 जैसा मेरा ये खत्म हो जाएगा, कौन सा जून खत्म हो जाएगा, तो Q1 का रिपोर्ट आएगा। तो वो रिपोर्ट मुझे चेक करते रहना पड़ता है कंटिन्यूस। अगर मैं इन्वेस्टिंग के मेरा माइंडसेट अगर रहेगा तो इस वाले या किसी भी स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्टिंग करता रहूंगा, तो ठीक है। तो उस पर भी मुझे क्या जो भी कुछ कुछ टर्म्स रहते हैं मुझे देखना पड़ता है कि एक्सपेंसेस मेरा कम हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो देन ऑल्सो उसके साथ में क्या बढ़ने चाहिए, मेरे सेल्स भी ग्रो होने चाहिए। बट अगर मेरे सेल्स कम हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 977, मेरे जैसा भी रिसेंटली का कितना है 977 CR में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है मेरा 786। तो अभी इसको मैं कंपेयर करूंगा लास्ट क्वार्टर से, ठीक है, दिसंबर 2023 के हिसाब से। तो क्या दिख रहा है मुझे, वो कम दिख रहा है, ठीक है। 300 करोड़ का फर्क दिख रहा है, जो क्या है अच्छी बात नहीं है। तो ये सब जो टर्म्स है हम लोग मैं बोल रहा हूँ कि ना, हम लोग को एज अ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हर चीज मार्केट में प्रेजेंट रहती है, आपको सिर्फ समझना है कि वो कम होने से उस वाले स्टॉक के लिए बेनिफिट रहता है, अगर या घटने से उस वाला जो स्टॉक के लिए कुछ अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट में वो फर्क ही था। जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि किसी कंपनी का डेप्थ, ठीक है, लोन्स वगैरह जो भी रहते हैं वो अगर कम हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है क्या, यस वो अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो वैसा मेरा स्टैंड अलोन का रहेगा और कंसोलिडेटेड का मेरा क्वार्टर का रिजल्ट रहने वाला है। फिर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ न्यूज आते हैं तो उस न्यूज के कारण उस कंपनी के स्टॉक में भी बेनिफिट करता है, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ कभी कभी मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं हमारे इंडिया में उन लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बहुत कम जन टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स करते हैं, और उससे भी बहुत जन कम जन उन लोग समझते हैं कि लाइक क्या टेक्निकल फंडामेंटल्स और उस कंपनी का मार्केटिंग कैसे चल रहा है, या उस कंपनी के बारे में कुछ मैक्रो इवेंट्स चल रहे हैं क्या, उसको कौन सा न्यूज़ अफेक्ट करती है। तो ये सब चीज को हम लोग एनालिसिस करके फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में हम लोग एंट्री और एग्जिट का क्राइटेरिया बनाएंगे विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। जैसे मैं बोल रहा हूँ every news can affect a particular stock, it depends on the news, the news can be and its effect are as follow, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव इफेक्ट्स मतलब क्या रहता है कि प्राइस इंक्रीज हो सकता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, एनालिस्ट अपग्रेड हो सकता है, इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोटेक्शन हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, प्राइस डिक्लाइन हो सकता है उस वाली कंपनी का, इन्वेस्टर फियर हो सकता है, एनालिस्ट डाउनग्रेड हो सकता है, लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं कि एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव न्यूज सच एज, जैसे ये जो न्यूज है ये किसने प्रोवाइड की है, ये business.outlook India.com, ये 22 नवंबर 2023 को ये वाला न्यूज़ प्रोवाइड किया था, ठीक है। सो उन लोगों का क्या था, एनालिस्ट से दैट, उसके जो एनालिस्ट है वो से दैट कि टाइटन कंपनी लिमिटेड हैज ऑलवेज बीन ए रिलायबल रिटर्न प्लेयर एट ऑल टाइम, ठीक है। जो मिड कैप है वैल्यू से सप्राइज, तो ये न्यूज़ के कारण उस वाले स्टॉक में अगर आप चेक करोगे उसका टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो उस टाइम पे उसमें एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया था। तो ये पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव जो न्यूज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा भी इफेक्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो Titan company to acquire 10% stake in US based QZen for 3.5 million, ठीक है। TCL North American said that the cost for the acquisition of 10% holding in QZen is $3.5 million and it will be completed by December 31, ठीक है, 2023। तो ये न्यूज़ किसके साथ हम लोग ये सोर्स मिला हम लोग को, इसका सोर्स कहाँ से, financialexpress.com, ठीक है। 15 दिसंबर 2023 को ये प्रोवाइड किया, ठीक है। मतलब क्या कंपनी जो टाइटन है वो किसी अदर कंपनी का उसके इसमें 10%, जो यूएस बेस्ड कंपनी उसमें 10% स्टेक लेने वाली है, जो अच्छी बात है या बुरी बात है, ठीक है। जो अच्छी बात भी कंसिडर की जा सकती है, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो ये अच्छी बात कंसिडर की जा सकती है। फिर समझ में क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव न्यूज़ सच है, नेगेटिव न्यूज़ से क्या हो सकता है, ठीक है। सो एक न्यूज़ आई थी मई 2024 में, फर्स्ट मई को आई थी, ठीक है, जस्ट रिसेंटली आई थी। businessstandard.com ये वाले वेबसाइट से आई थी, ये वाले न्यूज़ चैनल से आई थी, वी कैन से जो भी है ब्लॉग चैनल, जो आर्टिकल चैनल है वहाँ से आई थी। सो टाइटन कंपनी लिमिटेड हैज़ लॉस्ट 5.59% ओवर लास्ट 1 मंथ कंपेयर टू दी 5.9%, ठीक है, 5.49% gains in S&P BSE Consumer Durables Index and 1.56% rise in the Sensex, ठीक है। सो ये न्यूज़ के कारण, ठीक, उन लोग का ऐसा न्यूज़ आया जिसका क्या हो जाता है कि जो मेरी पब्लिक रहती है ना, जो भी उस चीज़ को न्यूज़ देख रही है, मतलब न्यूज़ चैनल देख रही है या आर्टिकल या न्यूज़ या ब्लॉग्स वगैरह रीड कर रही है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो उसके उनके दिमाग में क्या हो जाता है, उस पब्लिक के जो भी
इन्वेस्टिंग करने वाले हैं या इन्वेस्टिंग कर चुके हैं उनके दिमाग में नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट हो सकते हैं न्यूज़ चैनल के वजह से, ठीक है। सो वो देखना भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी कैसी होती है। एट द एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिकेटर्स न्यूज़ एक टाइम पे ना मैटर नहीं करता है, वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ना सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दिख रही है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मुझे क्या दिख रहा है कि उस वाले कंपनी का अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छा है तो उसको पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा, क्योंकि बट ऑब्वियसली ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छा है, मार्केटिंग हो रही है उस कंपनी अच्छी तरीके से, तो बट ऑब्वियसली कि वो चीज़ें उसका सेल्स होगा। फिर वो सेल्स मतलब कहाँ पे दिख रहा है, मेरे फंडामेंटल्स में दिख रहा है। फिर फंडामेंटल एनालिसिस मेरा प्रॉपर्ली दिख रहा है, मतलब मेरा P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड जो भी है मेरा, ठीक है, या कैश फ्लो, वो मेरा अच्छा दिख रहा है। तो वो चीज़ कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, अपने टेक्निकल एनालिसिस में रिफ्लेक्ट करती है, मतलब प्राइस वहाँ पे बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे अभी आप यहाँ पे डॉक फाइल में देख सकते हो, गूगल के डॉक फाइल में, कि वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसको लेते हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आलिया भट्ट हुई, सुशांत सिंह राजपूत हुआ, देन और भी, ठीक है, जो भी है, फिर तनिष्क का ऐड फेमस है, ये सब ऐड यहाँ पे आप डॉक फाइल में देख रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि उससे क्या हो जाता है कि फास्ट ट्रैक का जैसा है कि वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है या कुछ कूलनेस या स्वैग के रिलेटेड है, तो वैसे टाइप के लोग एड्स बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अभी कभी कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट के कारण ना नेगेटिव मार्केटिंग भी हो जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है, जिसके कारण वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, उस स्टॉक के प्राइस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे कि क्या हुआ था, जैसे कि तनिष्क की एक ऐड आई थी, ठीक है, कंट्रोवर्शियल ऐड एंड इट्स अफेक्टेड, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टाइटन स्टॉक, देखो टाइटन मेन कंपनी है, टाइटन के अंदर ये जो सब्सिडरीज कंपनीज है जिसको हम लोग बोल सकते हैं तनिष्क वगैरह वो सब कंपनी, तो एक कैंपेन आया था, वो कैंपेन रिलीजन बेसिस पे था, ठीक है। अभी मैं उस चीज़ को थोड़ा सा इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस ये समझना चाह रहा हूँ, वो रिलीजन बेसिस पे था, तो उसके कारण बहुत सारे दो रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, जिसके कारण उसका जो स्टॉक प्राइस था वो कभी अकॉर्डिंग टू dailyswitch.com उसका जो स्टॉक प्राइस था वो एक दिन के अंदर 2.5% से गिर गया था, जो अच्छी बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन के अंदर इतना स्टॉक प्राइस गिरना जो बुरी बात है। तो इसलिए वो कंपनी की जो भी मार्केटिंग रहेगी वो भी आपको समझना पड़ेगा कि वो जो भी उस मार्केटिंग को देख रहा है एज अ एंड यूजर हम लोग, तो उनके दिमाग में क्या चलता रहेगा, उन लोग क्या सोचते रहेंगे, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि बेसिक ईपीएस मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट, आरओसी मतलब क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल गेन, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब इसको थोड़ा सा हम समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, जैसे ये कुछ टर्म्स हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। जैसे मेरा पहला वाला कौन सा है, बेसिक अर्निंग पर शेयर, मतलब क्या, ईपीएस, ठीक है, मतलब वही सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी की वो जो वैल्यू है वो मतलब उस स्टॉक की, वो शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, वो कल जाके 200 रुपये हो गई, मतलब क्या है कि वो इंक्रीज कितने से हुआ, वो 100 रुपये से इंक्रीज हुआ, जो अच्छी बात है, यस वो अच्छी बात है। तो ये चीज़ मुझे सिर्फ उतना ही समझ, मुझे फॉर्मूला वगैरह लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको फिर भी अगर देखना रहेगा तो ये डॉक फाइल में वहाँ पे प्रेजेंट है हमारा फॉर्मूला क्या रहता है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट 6 या 4 साल के जो भी रिपोर्ट्स है आप उसको कंपैरिजन करते हो, मतलब लास्ट साल में वो कम था और अभी बढ़ गया, जो क्या है अच्छी बात है, ठीक है। फिर डाइल्यूटेड ईएसपी क्या रहता है, फिर डिविडेंड पर शेयर क्या रहता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, ठीक है, फिर ऑपरेटिंग मार्जिन क्या रहता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, ये सब इस डॉक फाइल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आरओसी मतलब क्या, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं ना एक चाय का दुकान खोल रहा हूँ, ठीक है, एक टपरी खोल रहा हूँ, तो उसमें मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितना 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, फिर वो 1 महीने के बाद मुझे ना उस 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 1,000 रुपया रिटर्न मिल रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे कितना रुपए का रिटर्न मिल रहा है उस चीज़ पे, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10% का मुझे रिटर्न मिल रहा है उस वाले चीज़ पे, ठीक है। क्लियर हो रहा है उस पर तुम लोग को, ठीक है, कैसा मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो यही चीज़ है कि ये जो आरओसी है वो ईयर ऑन ईयर अगर तुम लोग कंपेरिजन कर रहे हो, ठीक है, आज के जो एनुअल रिपोर्ट से पिछले एनुअल रिपोर्ट का चेक कर रहे हो, तो ये ग्रो होना चाहिए, ठीक है, रिटर्न ज़्यादा आने चाहिए, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा कौन सा है, करंट रेशियो मेरा क्या रहता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला मेरा दिया है यहाँ पे। क्विक रेशियो क्या रहता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अभी ये जो चीज़ रहती है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसा है, टोटल डेब्ट स्लैश मतलब डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। इफ अ टाइटन कंपनी हैज, ध्यान से समझते हैं एग्जांपल से, इफ अ टाइटन कंपनी हैज डेप्थ ऑफ 400 मिलियन रुपीज, ठीक है, एंड शेयर होल्डर इक्विटी ऑफ 600 मिलियन,
द डेट टू द इक्विटी रेशियो विल बी 0.67। अभी ये जो डेट टू द इक्विटी रेशियो, ये जो रेशियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये चीज हर सेक्टर के हिसाब से अलग अलग रहती है, तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर में कितना एक बेसिक वाला रहना चाहिए। सो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगी कि आपके जो भी स्टॉक आपने चूज किया है उसका डेट टू द इक्विटी रेशियो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। वो एक चीज समझनी है। जैसे कि एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप लोग VI मतलब वोडाफोन आइडिया का जो है वो VI, ठीक है, वो चेक करोगे ना, तो उसका डेप्थ टू द इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके पास पैसे कम है और उसको जो उसका डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वो अच्छी बात है क्या? नहीं, वो अच्छी बात है, वो बुरी बात है, ठीक है। PCARG क्या रहता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो अभी इतना तो हमें एक चीज़ पता चली कि अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे ये सब एटलीस्ट ये जो 10 पॉइंट है, ये मास्टर 10 पॉइंट्स है, वो मुझे देखना पड़ेगा। उसमें क्या चीज़ कैसा है वो आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, गूगल डॉक्स में मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से मैं यही फॉर्मूला मैं हर स्टॉक पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस मुझे कुछ कुछ फंडामेंटल्स चेंज करने पड़े, जैसे मार्केटिंग का अलग रहेगा कि कौन सा स्टॉक पर्टिकुलर कौन सी इवेंट पे परफॉर्म करता है क्या। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्टॉक पे वो चीजें अफेक्ट कर रही है। जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं मई में, ठीक है। सो उस पे क्या हो जाता है कि कुछ कुछ स्टॉक्स पे भी वो अफेक्ट करता है। तो ये मैक्रो इवेंट आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर कौन से स्टॉक के अंदर कोई मार्केट लीडर रहता है और कोई फॉलोअर रहता है, ठीक है। मतलब वो सेक्टर को वो अकेला एक स्टॉक आगे लेके जाता है और अदर जो भी सेक्टर्स रहता है, जो भी उस सेक्टर के अंदर अदर स्टॉक्स जो रहता है, वो उसको देख के आगे आगे बढ़ने का ट्राई करता है। तो ये सब चीजें आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में टाइटन में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं अगर इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या देखना पड़ता है, मुझे मंथली के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। तो मुझे मंथली के टाइम फ्रेम मुझे ये चीज़ दिख रही है, अगर मैंने, ठीक है, मार्च 2023 जैसा खत्म होता है, मार्च 2023 एक मतलब मैं देखा रहता है एक साल पहले, तो मुझे ना वहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा रहता। अगर वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में मैंने अगर इन्वेस्टिंग किया रहता, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में मैंने इन्वेस्टिंग किया रहता, एग्जाम्पल प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रख के, तो मुझे आज उस इन्वेस्टमेंट पे कितना % रिटर्न्स मिलता। जैसे कि एग्जांपल हम देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है, इतना एक एग्जांपल 50% रिटर्न्स एक साल के अंदर मिल सकता था। वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या रहता है, अगर जिनको नहीं पता तो वो लोग हमारा कोर्सेज बाय कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेस है एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेस है। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए रहेगा आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ की डिटेल्स मिल जाएगी, हमारा फोन नंबर जो भी है, हमारा वेबसाइट का जो भी डिटेल्स है, आपको हर चीज़ वो मिल जाएगी। आप हमारे टीममेट से बात करके वो आपको गाइड कर सकते हैं इस चीज़ के प्रोसीजर के लिए, ठीक है। फिर अभी इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है मेरा, इन्वेस्टिंग है, वो मैराथन है मेरा, ठीक है, नेवर एंडिंग मैराथन है। मैं इसको 100 मीटर की रेस सोच के चलूंगा कि आज पैसे लेके कल पैसे मेरे डबल हो जाएंगे, ऐसा वर्क नहीं करता। आपको कंटिन्यूसली मार्केट में फोकस रहना पड़ता है, स्टेबल रहना पड़ता है, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पूरा, अगर मेरे पास 50,000 है तो 50,000 के 50,000 में एक ही स्टॉक में डाल दूंगा, नहीं। मुझे मेरे स्टॉक जो भी मेरा पोर्टफोलियो रहता है उसको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ता है। फिर उस सेक्टर वाइज में अलग अलग करके रखूंगा, उस सेक्टर में फिर कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, फिर उसका मैं फंडामेंटल टेक्निकल, उसका मार्केटिंग कैसा, उसका न्यूज़ पे कुछ इफेक्ट करता है क्या, वो कौन से टाइम पे कैसे इफेक्ट करता है, वो कोई सीजन पे या कोई पर्टिकुलर मंथ पे या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सन के वीकेंड से स्पीच पे कुछ इफेक्ट करता है। यस, वैसे भी स्टॉक्स रहते हैं। तो वो चीज़ देखने के बाद मैं उस वाले स्टॉक के अंदर मैं एंट्री लूंगा, ना कि मैं जो टेलीग्राम्स रहते हैं या यूट्यूब चैनल्स रहते हैं या अदर जो भी चैनल्स रहते हैं या इंस्टाग्राम में चैनल्स रहते हैं उनको देख के मैं इन्वेस्टिंग करूँगा। देखो प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या, उन लोग जो बताते रहेंगे ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा गलत बता रहे, वो सही भी बताते रहेंगे, बट ऑब्वियस है कि सबका रिस्क लेने का जो कैपेसिटी रहता है वो टोटली डिफरेंट रहता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और किसी का और का सुन के कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली कि आप गैम्बलिंग खेल रहे हो, मतलब आप उस पर पूरा डिपेंड हो। फिर एक टाइम पे उसके सुनने से आपको पैसा आ सकता है, दूसरे का सुनने से भी आपको पैसा आ सकता है। फिर आप सोचोगे कि अरे नहीं, इसका सुनने से वो बहुत पैसा आ रहा है, मैं पूरा का पूरा जितना भी प्रॉफिट था मेरा, जितना भी जायदाद थी वो सब मैं लगा दूंगा। उससे क्या हो जाएगा कि जितना भी पैसा आपको आया था वो सबका सब चला जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मार्केट में कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर ले, तो पहला उस चीज का प्रॉपरली इन डेप्थ में जाके एजुकेशन लो। अगर एजुकेशन नहीं लेने जा रहा तो यूट्यूब पे हर चीज प्रोवाइड है, जैसे हम लोग भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फ्री में एजुकेशन, ठीक है, वो लो और उससे पूरा एनालिसिस को फिर जाके आपका कितना आप रिस्क ले सकते हो, आपकी कितनी कैपेसिटी है। देखो प्रॉफिट मार्केट कितना भी आपको दे सकता है, ठीक है, बट आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी, मार्केट में अपन हम लोग एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं, वो मतलब हमारा रिस्क, ठीक है।
तो अगर मैंने अप्रैल के कैंडल के पैटर्न के हिसाब से, मॉर्निंग स्टार के पैटर्न के हिसाब से अगर मैं एंट्री लिया रहता तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे वी कैन से 50% रिटर्न्स मिला रहता, ठीक है। बट मिला, एंट्री किया क्या, नहीं किया, तो वो चीज़ हमें समझनी पड़ती है, हमें पेशेंसली वेट करना पड़ता है, हर एक स्टॉक पे हमें वॉच करके रखना पड़ता है, ठीक है। अभी करंटली क्या चल रहा है, करंटली ना यहाँ पे आप देख सकते हो शीट के ऊपर एक हम लोग बोल सकते हैं कि बेयर्स ज़्यादा, ठीक है, बेयर्स का काम रहता है मार्केट को नीचे लेके जाना, बेयर्स ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर उसका मैं वॉल्यूम भी चेक करूंगा तो कंपेरेटिव बुल्स उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा दिख रहा है। और ऊपर से ये कौन सा है मेरा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये पैटर्न्स क्या रहता है, ये हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारा व्यू क्रिएट करने, हमें व्यू को एक स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं मार्केट में। फिर मुझे क्या दिख रहा है कि उसके कारण मार्केट अभी इस वाले मई के इसमें, ठीक है, अप्रैल में ये पैटर्न फॉर्म हुआ, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ और मई में ये मार्केट अभी नीचे गिरना चालू होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट को अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाना है, ठीक है, अभी दिख रहा है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्या है, ऊपर आया है, तो बट ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा वो ब्रेक ले सकता है ना, क्योंकि अगर घोड़ा कंटिन्यूसली भाग रहा है और फिर घोड़े ने जब ब्रेक लिया तो वो ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसलिए अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, घोड़े को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक भागना है तो कैसे जाना चाहिए, उसने एक लो बना चाहिए, एक हाई, फिर एक हायर लो और एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो इस चीज़ का मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये वेट कहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी लेवल्स निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझो कैसे, ठीक है। एक ये रहता है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये कैसे यूज़ करता है मैं बाद में देखेंगे, आपको सीखना रहेगा तो आप हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मुझे क्या पता चला कि अगर मैं ये वाले अप ट्रेंड का चेक कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे गिरा तो उसके लिए क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट मतलब मार्केट सपोर्ट का मतलब का काम क्या रहता है कि मार्केट को उतना नीचे जाने नहीं देना, ठीक है। देखो अभी इतना गर्मी में मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको मेरा पसीना वसीना दिखता रहेगा, ठीक है। हम लोग अभी उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं फिर भी, ओके। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो लेवल फिर एक 0.5 और एक 0.618। 0.618 लेवल मुझे क्या बताता है कि मार्केट ने अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अप ट्रेंड आया है वो हम लोग खत्म हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि वहां पे कंटिन्यूसली अभी बेयर स्ट्रांग हो गया। और एक्चुअली में अभी मैं अगर इसका आरएसआई चेक करूंगा यहाँ पे तो मुझे आरएसआई कितना दिख रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका मुझे आरएसआई कितना दिख रहा है 78। मतलब क्या कि वो ओवरबॉट हो गया। तो मुझे ये सब चीज़ें मुझे पहले ही पता लग गई रहती। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे इन्वेस्टिंग करता, अगर मान लो कि मैं यहाँ से इन्वेस्टिंग करता तो मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लेता। अगर मुझे अभी नया इन्वेस्टिंग करना है तो मुझे नया इन्वेस्टिंग के लिए लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये मेरे लेवल्स निकल के आ रहा है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मेरा 0.5 में जिसको हम बोल सकते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। मेरे मार्केट ने अगर गोल्डन रेशियो को ब्रेक कर दिया मतलब क्या कि ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी अप ट्रेंड है मेरा वो खत्म हुआ, मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तो फिलहाल के लिए ये कैंडल के हिसाब से, ये मंथ के हिसाब से एक डाउन ट्रेंड आया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड कब खत्म हो सकता है, सिंपल, ये फिबोनाची का टूल इतना पावरफुल है ना, बहुत मजा आता है, तो एक्चुअल में आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी मेरा डाउन ट्रेंड है वो कब खत्म हो सकता है, मैं मान सकता हूँ अगर मार्केट ने ये वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये वाला जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है मेरा खत्म हो गया। तो बट वैसे भी मुझे क्या चीज़ें दिख रही है टाइटन में कि टाइटन अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यस, प्रीवियस डेटा के हिसाब से यस, टाइटन अभी ऑल टाइम हाई के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई उसका कहाँ पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, कितना 3893 मेरा क्या है, ये ऑल टाइम हाई मेरा है, ठीक है। सो ये क्या बन रहा है मेरा अभी एक रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है। और मेरा रेसिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अभी मेरा मार्केट को सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ आपको सीखना रहेगा, तो बट ऑब्वियसली कि आप हमारा ऑनलाइन लेक्चर कर सकते हैं, ऑफलाइन लेक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या जो भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी मुझे और क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऑलरेडी एक ओवर बाइंग के जोन में था, दैट्स द रीजन अभी थोड़ा सा उसमें सेल ऑफ आ रहा है, जिसके कारण बेयर स्ट्रांग हो गए। और उसके कारण मुझे और क्या दिख रहा है कि जो मेरा मैकडी है वो भी मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेटर से ये मुझे इंडिकेट क्या कर रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें बाइंग हो चुकी है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे एक लेवल्स मिले। सो फिलहाल के लिए अगर मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी एंट्री का, बट अगर मैं इन्वेस्टिंग बोल रहा हूं मतलब क्या कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी मुझे पैसा मिलेगा। तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए टाइटन के इसमें वेट करूंगा, पेशेंटली वेट करूंगा, मैं वॉच करूंगा। अगर मेरी एंट्री की क्राइटेरिया बन रही है, मुझे कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं, कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है, उसका मैं वेट करूंगा, फिर जाके मैं टाइटन में
एंट्री लूंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड किया, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये सब चीज़ें बताई है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा रहेगा तो शेयर कर देना, और हम लोग ट्राई करेंगे हर महीने, ठीक है, हर महीने आपको ये अभी से अलग अलग डिफरेंट स्टॉक के आपको वीडियोस मिलते रहे, और नेक्स्ट स्टॉक जो भी चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो, ओके, बाय।